गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव भूगोल में फर्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मानव प्रजाति, परिभाषा और उसके कैटेगराइजेशन के लिए जो आधारभूत तत्व हैं उनकी। देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जो मानव प्रजाति शब्द है ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल फेनोमेना है, जैविक परिघटना है, जिसमें मानव वर्ग के जो सदस्य हैं वो वंशानुगत रूप से विशिष्ट शारीरिक लक्षणों द्वारा अन्य मानव वर्गों से पृथक होते हैं। ये विशेष बात है कि इसमें पूरा जो संदर्भ है वो आनुवांशिक विशेषताओं के आधार पर जो जैविक लक्षण विकसित होते हैं वही है, जैविक विशेषता है। ये रेस शब्द, जो अंग्रेजी का रेस शब्द है, जो हिंदी में प्रजाति है, इस रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फॉक्स ने 1570 में अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियर्स में किया था। इसकी उत्पत्ति इटालियन शब्द रजा से हुई है, जिसका तात्पर्य है परिवार, वंश या नस्ल। इस संदर्भ में, मानव प्रजाति के संदर्भ में कई परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें विडाल डी ला ब्लाश की भी परिभाषा है, जिन्होंने कहा कि प्रजाति का अभिप्राय उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव काया की आकारिकी और शारीरिक लक्षणों पर आधारित है। इस बात को आप आत्मसात कर लीजिए कि ये एक पूरी तरह जैविक संकल्पना है, यानी शारीरिक लक्षणों के आधार पर इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक किसी प्रकार का कोई निरूपण नहीं है। ये सभ्यता को प्रदर्शित नहीं करती, संस्कृति को प्रदर्शित नहीं करती, अपितु सिर्फ वंशानुगत क्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षणों को ही कोट करती है, उन्हीं के संदर्भित है। ये यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, ग्रीन, बेसन्स, पैनीमैन, इन सब ने अल्टीमेटली जो बात कही है वो यही है कि ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल या जैविक प्रक्रिया है, जैविक परिघटना कंसर्न है। हम बात करते हैं कि जो प्रजाति है उनके शारीरिक लक्षणों में दूसरे वर्ग से विविधता किन कारणों से आती है। ये जो विविधता है वो क्रिएट करने वाले मुख्य 5 कारक हैं, जिनमें सर्वप्रथम बात की जाती है ग्रंथि रस प्रभाव की। ग्रंथि रस प्रभाव का मतलब है कि समस्त मानव प्रजाति की उत्पत्ति एक क्षेत्र से हुई है और सभी एक ही पितरों की संतानें हैं, लेकिन अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग स्थान पर विशेष ग्रंथियों के रासायनिक तत्व जो सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स जिसे कहते हैं, उनके कारण शारीरिक लक्षणों में बदलाव आता है। जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो अधिक क्रियाशील कॉकेशियन प्रजाति में होती है, तो उनके शारीरिक कद ऊंचा है, भौहें विकसित है, नाक लंबी है। थायराइड जो ग्लैंड है उसके निष्क्रिय होने से मंगोलियन प्रजाति की जो नाक है चपटी है, ललाट उभरा हुआ है। इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड का प्रभाव त्वचा के वर्ण से होता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रजाति लक्षणों का जो उद्भव है वो उनमें अलग अलग ग्रंथियों में, और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग ग्रंथियों में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, कि विशेष जलवायु में अलग अलग ग्रंथियों की सक्रियता और निष्क्रियता अलग अलग होती है। दूसरा प्रमुख कारण है प्राकृतिक वर्ण और जैविक परिवर्तन। एक प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके जीन्स में मिल जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं, और विभिन्न कारणों से दीर्घकाल में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रजाति का विकास निश्चित प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में हुआ है, और जैसे कि जलवायु बहुत अत्यधिक शीतल होने से कठिनाइयां उत्पन्न होती है। मध्य एशिया में रहने वाले अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से चले गए, कठिनाइयां उत्पन्न हुई, प्राकृतिक अवरोध हुआ और उनके प्रसार में भी बाधाएं हुई। इस प्रक्रिया के कारण उनके शारीरिक लक्षणों में भी कई बार जब वो
माइग्रेट हो रहे थे, तो उन कठिनाइयों से अनुकूलन और समायोजन किया गया, जिसे नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, और उस प्राकृतिक वर्ण से जो शरीर में लक्षणों में परिवर्तन है, उससे नवीन लक्षणों की उत्पत्ति, इसके कारण भी प्रजातीय गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक परिवर्तनों के अनुरूप उनका वर्ण करना और उनके अनुसार प्राकृतिक रूप से ही शरीर में समायोजन करते हुए परिवर्तन होना, जिसके कारण अलग अलग प्रजातियों का विद्भव हुआ। तीसरा आता है जलवायु परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक कहा जा सकता है। इसमें क्योंकि जलवायु दशाओं में भिन्नता के कारण मनुष्य की शारीरिक रचना और अंग प्रत्यंग के विकास में बहुत अंतर पाया जाता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है। ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जलवायु का मनुष्य की त्वचा के रंग पर, जैसे कि बहुत जहाँ इक्वेटोरियल रीजन्स की हम बात करते हैं, वहाँ पर धूप की तीव्रता, सूर्य की किरणें सीधी होने से त्वचा का रंग श्याम वर्ण होगा, और जैसे जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी होने से, सूर्यातप कम मिलने से गौर वर्ण देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट का असर, क्लाइमेटिक चेंजेस का असर प्रजातीय निर्धारण में होता है। चौथा है जोग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन, भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य। यानी प्रारंभिक पुरापाषाण काल में जनसंख्या बहुत अल्प थी, दूर दूर थी, बिखरी हुई थी, और प्राकृतिक अवरोध भी थे, जिसके कारण वो अलग अलग रहते थे, संपर्क में नहीं आ पाते थे। और अलग अलग रहने से शारीरिक लक्षणों का विकास अन्य प्राकृतिक दशाओं से तुलनात्मक रूप से अधिक, दुर्गम जंगलों में रहने वाली जो प्रजातियां थी, उनका विकास अन्य प्राकृतिक दशाओं से अधिक प्रभावित होता था। अब इस पार्थक्य के साथ ही प्रायः सामाजिक अलगाव भी रहता था, विरोधी हितों, सामान्य भाषा के अभाव और भौगोलिक दशाओं में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाली प्रजातियों का विकास हुआ, आइसोलेशन के कारण, अलगाव के कारण, दूरी रहने के कारण। इन पृथक्कृत समूहों तक अपनी तथाकथित जो विशुद्धता थी पहले जो उनमें थी, वो जो बिल्कुल अलग अलग रहते थे, पृथकता से रहते थे, उनमें विशिष्ट प्रजातीय लक्षण मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका संपर्क अन्य प्रजातियों से होता गया, वैसे वैसे उनकी विशुद्धता समाप्त होती गई। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है प्रजातीय लक्षणों में परिवर्तन का। पांचवा, प्रजातीय मिश्रण। निश्चित रूप से जब बड़े पैमाने पर, कालांतर में जब बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुए, तो उनमें वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और वैवाहिक संबंध स्थापित होने से जो अगली पीढ़ी आई, उसमें दोनों ही माता और पिता दोनों के ही जो ट्रेट्स थे, फिजिकल ट्रेट्स थे, बायोलॉजिकल ट्रेट्स थे, उनके कारण प्रजातीय सम्मिश्रण देखने को मिला, जो कि प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, उनके बायोलॉजिकल फीचर्स में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये 5 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं फिजिकल ट्रेट्स डिटर्मिनेशन के लिए रेसेस में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल ट्रेट्स है, जहां हम बार बार बात कर रहे हैं शारीरिक लक्षणों की, वो शारीरिक लक्षणों में कौन कौन से पैमाने लिए गए हैं। जो बाह्य है, मनुष्य की जो प्रथम प्रेजेंस है, उनमें जो जो चीजें नजर आती हैं, उनमें जैसे शरीर का कद, बाह्य लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण है शरीर की लंबाई, जो कि भोजन, स्वास्थ्य, अवस्था, वय, आयु पर भी और जलवायु का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। ये मान के चलिए कि ये 5 कैटेगरीज मुख्य रूप से मानी गई हैं। वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा कद, मध्यम, लंबा कद और बहुत लंबा कद। और इसे कैटेगराइज किया है 146 सेंटीमीटर से कम, 146 से 156 सेंटीमीटर्स तक, 156 से 165 सेंटीमीटर्स तक मीडियम, 165 से 169 सेंटीमीटर्स, और 169 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो वो वेरी लॉन्ग के अंतर्गत आता है। इस पर जलवायु का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा फिजिकल ट्रेट सेफलिक इंडेक्स, यानी कि सिर या कपाल का आकार। इसमें 2 पैरामीटर्स, इसके आकलन के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। सिर की चौड़ाई, CI, सेफलिक इंडेक्स इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ हेड एंड लेंथ ऑफ हेड। सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100, उसका प्रतिशत निकालना है।
इस आधार पर 3 कैटेगरीज हैं। अगर कपाल सूचकांक 77 से कम है तो इससे डॉलिकोसेफलिक यानी कि लंबा सिर, अगर 77 से 81 के बीच में है तो मीजोसेफलिक यानी मध्यम सिर, और ब्रेची 81 से अधिक है तो ब्रेची यानी चौड़ा सर की संज्ञा दी जाती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे आदि मानव की खोपड़ियां लंबी पाई गई और बाद में ये विकसित होती गई तो चौड़ी होती गई। और मानव प्रजाति की अगर हम वर्तमान में बात करें तो निग्रो, अमेरिकन इंडियन, द्रविडियन सिर लंबे पाए जाते हैं और मंगोल चौड़े सर वाले हैं। मध्यम सर वाली प्रजातियों में नॉर्डिक, बुशमैन, हॉटेनटॉट प्रमुख आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सचर ऑफ हेयर यानी बालों की बनावट की। हैडन जो रहे उन्होंने वो बहुत महत्वपूर्ण इसको माना और उन्होंने कहा कि बालों की बनावट टेक्सचर पर जलवायु, लिंग, अवस्था, भोजन, खान पान का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। केश सूचकांक को निर्धारित करना इसे महत्वपूर्ण माना उन्होंने, और जो बाल के ऊर्ध्वकाट यानी क्रॉस सेक्शन के व्यास का सूचक है। और इसमें 3 कैटेगरीज की गई, वुली हेयर या अलोक्ट्रिकी यानी जो उलझे हुए बाल, छल्लेदार बाल जिन्हें कहा गया, भेड़ के बाल के समान होते हैं, जिनमें निग्रिटो और निग्रो प्रमुख हैं। लहरदार या वेवी जो बाल होते हैं जो कि मुख्य रूप से कॉकेशियन के पाए जाते हैं। और तीसरा है सीधे बाल, स्ट्रेट हेयर, जो कि मंगोलाइड्स के पाए जाते हैं। नेक्स्ट चौथा जो हमारा फिजिकल ट्रेट है वो है नेजल शेप यानी नासिका की आकृति। नासिका की आकृति के डिटर्मिनेशन के लिए भी यहाँ पर 2 पैरामीटर्स, 2 चीजें ली गई, नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100। अब इस आधार पर बहुत पतली नासिका, अगर नासिका सूचकांक नेजल इंडेक्स अगर 55 से कम है, 55 से 70 के बीच में है तो पतली नासिका, मध्यम 70 से 85 के बीच, चौड़ी 85 से 100, और बहुत अधिक चौड़ी अगर है तो वो 100 से अधिक होती है। ये चौड़ी नासिका का जो नेजल इंडेक्सिंग है वो मुख्य रूप से निग्रोइड्स में देखने को मिलता है। मंगोलाइड में चौड़ाई मध्यम, कॉकेशाइड और नॉर्डिक में पतली नाक देखने को मिलती है। ये इसको बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक के रूप में, फिजिकल ट्रेट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट जो फिजिकल ट्रेट्स हैं उनमें जो माने गए हैं वो है, पहला है क्रैनियल कैपेसिटी यानी कपाल धारिता। इसमें जीवित मनुष्य के कपाल धारिता का मानक मापन संभव नहीं है। मृत मनुष्य के कपाल या खोपड़ी, स्कल में जल या सरसों आदि भरकर कपाल धारिता ज्ञात की जाती है और इसका सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य और शारीरिक आकार पर है। नाटे कद वाली जो प्रजातियां हैं उनकी कपाल धारिता कम होती है, जिसमें निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड्स, जबकि कॉकेशाइड्स जो हैं उनकी कपाल धारिता अधिक है। इसी तरह नेक्स्ट है रंग, कलर। त्वचा का रंग जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। तेज धूप, जैसा हमने बात की, इक्वेटोरियल जोन्स में सीधी धूप, सीधी किरणें जहाँ पर आ रही हैं, निग्रिटो, निग्रो, उनका रंग काला होगा, जबकि जहाँ पर तिरछी किरणें हैं वहाँ श्वेत वर्णी कॉकेशाइड मिलेंगी, और सबसे अंत में पीत वर्णीय मंगोलाइड्स अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा बालों और आंखों के रंग पर भी पैतृक प्रभाव देखने को मिलता है। एक प्रजाति के लोगों में ही लगभग समान रंग के बाल और नेत्र भी देखने को मिलते हैं। यूरोप में पाई जाने वाली नॉर्डिक प्रजाति, आंखें उनकी नीली, बाल सुनहरे, मध्यम यूरोप में भूरे रंग के मिलते हैं, और अन्य प्रजातियों में बाल और नेत्र सामान्यतः काले पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिजिकल ट्रेट है मुखाकृति। मुखाकृति, सिर और जबड़े की बनावट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चेहरा, सिर लंबा है, उसका चेहरा भी लंबा है। जबड़े की बनावट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभ में जो जबड़े अधिक उभरे हुए थे, जैसे निग्रो प्रजाति में पाए जाते हैं, और बाद में जबड़े का उभार क्रमशः कम होता चला गया। तो जैसे जैसे मनुष्य का परिवर्धन हो गया उसमें उसके शारीरिक बनावट में भी बदलाव होते गए। इनके अलावा कुछ अन्य ट्रेट्स भी हैं जो माने जाते हैं, जिनमें होठ का उभार है या आंखों की आकृति है, पलकों की और भुवों की आकृति है, आंख के गोलक छिद्र की चौड़ाई है। ये अन्य भी कुछ कई जोग्राफर्स हैं जिन्होंने इन्हें भी महत्वपूर्ण माना है।
तो ये सारे फिजिकल ट्रेट्स हैं जिनकी बात की गई है। हाँ, मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, रेसिज्म की बात। जहाँ हम मानव प्रजातियों की बात करें और प्रजातिवाद की बात न करें, ये संभव नहीं है। Racism, a belief or doctrine that inherent differences among the various human races determine cultural or individual achievement, usually involving the idea that one's own race is superior and has the right to rule others. प्रजातिवाद बिल्कुल गलत है। प्रजाति पूरी तरह से बायोलॉजिकल इनहेरेंट धरोहर में मिला हुआ गुण है। इसके आधार पर किसी भी प्रजाति की सुप्रीमेसी यानी सर्वोत्तमता को स्वीकार करना रेसिज्म कहलाता है, जो कि पूर्णतया गलत है। इसको अगर हम सोशली देखें, कल्चरली देखें, ज्योग्राफिकली देखें, किसी भी रूप में हर मानव प्रजाति के अधिकार बिल्कुल समान है। और इस आधार पर ये मानना कि जो गौरवर्णीय प्रजातियां हैं वो सुपीरियर हैं और किसी अन्य वर्ण की प्रजातियां इंफीरियर हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस आधार पर अगर विश्व में किसी भी स्थान पर, जो आप पॉलिटिकल टर्म समझ सकते होंगे इस चीज़ को, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो, या सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि इस आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना सर्वथा गलत है। सब मानव प्रजातियां एक समान है, सबको ग्रोथ करने का समान अधिकार है, सभी में समान प्रकार का टैलेंट है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम। हो सकता है किसी के रूप में, वर्ण में असमानता हो, देखने में असमानता हो, लेकिन इस आधार पर उसके टैलेंट में कहीं कोई कमी नहीं आती। इस बात को आप आत्मसात कर लीजिए। थैंक यू। और ह्यूमन रेस की डेफिनेशन और इसके फिजिकल ट्रेट्स और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो डिटरमाइन करते हैं, इनके नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।